अस्सलामुअलैकुम। मैं आंखें फाड़े फाड़े यहाँ वहाँ देख रही थी और हैरान थी कि मैं इतनी बड़ी हवेली में रहती हूँ। मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। आज से पहले मैं कभी अपने कमरे से नहीं निकल सकी थी। कमरे की सफेद चार दीवारी में रहते रहते मैं थोड़ी बहुत जहनी मरीजा भी हो गई थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इन्हीं दीवारों में मैं दम तोड़ दूंगी। इसलिए अब जब मेरी आंखों में रोशनी पड़ रही थी तो मुझे ये दुनिया बहुत अजीब लग रही थी। मैं हैरत से इन रंगों को देख रही थी जो हवेली में लगे पर्दों में झलमला रहे थे। मैं ऊपर के पोर्शन में खड़ी थी और सामने ही गोल जीना नीचे की जानब उतर रहा था। नीचे से काफी शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। ये आवाज मैं बचपन से सुनती आई थी, बल्कि यूं कहो तो गलत ना होगा कि इसी शोर शराबे को सुनकर मैं बरी हुई थी। और एक वाहिद यही आवाज थी जो मुझे जिंदगी होने का पता देती थी। घुंघरू की झनकार मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने अपनी माँ के पैरों में अक्सर ही घुंघरू बंधे देखे थे और मुझे यकीन था कि अभी भी मेरी माँ के पैरों के घुंघरू की ये आवाज ही होगी। मेरी माँ रात होते ही अपने पैरों में ये घुंघरू क्यों सजाती है? मैं इस बात से भी गाफिल थी। मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, ना ही ये मालूम था कि मेरी माँ क्या काम करती है। मुझे अपनी माँ से हद दर्जे नफरत थी, जिसने मुझे जीते जी मार डाला था। मैं जवान होती लड़की थी, लेकिन अब तक वो मुझे कोई छोटी बच्ची समझती थी। वो खुद तो खूब बनती संवरती पैरों में घुंघरू बांध कर रक्स करती थी और मुझे चार दीवारी से बाहर तक न निकलने देती थी। एक ही कमरे में मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल गुजार दिए थे और ये कोई मामूली बात नहीं थी। कभी कभी तो मुझे दौरे पड़ते और मैं चीखती चिल्लाती शोर मचाती, लेकिन मेरी माँ मुझ पर तरस खाने की बजाय कभी मेरे मुंह पर दुपट्टा बांध देती तो कभी मेरे हाथ पांव बांध कर बिठा देती। कभी अपने हाथों से मेरा मुंह दबाकर कहती कि शोर करने की जरूरत नहीं, तेरी आवाज बाहर जाएगी तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तुझे नहीं मालूम बाहर की दुनिया कैसी है। अम्मा की ये बातें सुनकर मुझे काफी गुस्सा आता। मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई थी। जो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता चलता, कमरे के बाहर तो वो हमेशा ही ताला लगाती थी। न जाने अम्मा को किस बात का खौफ था, मेरे भाग जाने का या फिर मेरे कमरे में किसी के आ जाने का। लेकिन आज तक न जाने कैसे इससे चूक हो गई थी। शायद अम्मा जल्दी में थी, वो बस मुझ पर एक नजर डालने के लिए आई थी, इसलिए जाते जाते जल्दबाजी में ताला लगाना इसे याद नहीं रहा था। और मैं सालों से ऐसे ही किसी मौका के इंतजार में थी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने आज ताला नहीं लगाया और वो कुंडी लगाना भी भूल गई हैं, क्योंकि बार बार इसे कोई आवाज दे रहा था, तो मैंने माँ के जाने के कुछ देर बाद ही कमरे से बाहर निकलने में कोशिश की और मैं कामयाब भी हो गई। बाहर निकलकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। मेरा कमरा हरगिज भी नहीं था इस हवेली के दूसरे हिस्सों के जैसा, बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बिल्कुल सीधा सादा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर डाला हुआ था। ना ही कोई रंग थे, ना ही ऐसा खूबसूरत साजो सामान। ये बाहर की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आज ही पैदा हुई हूँ। मैंने तो सूरज को भी सिर्फ अपने कमरे की खिड़की से देखा था। दुनिया का हुस्न क्या होता है और लोग कैसे होते हैं मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। और आज इस हवेली के दूसरे हिस्से को देखकर मुझे पता चला था कि दुनिया की चीजें कितनी खूबसूरत और हसीन है। मैंने अगर आज तक कोई हसीन चीज नहीं देखी थी तो वो मेरी माँ का चेहरा था। उम्र के इस हिस्से में भी वो बला की खूबसूरत नजर आती थी। कभी कभी मेरी माँ के साथ खाना देने के लिए मुलाजमा भी आती थी। वो मुझे हमेशा कहती कि तुम हूबहू अपनी माँ के जैसी हो। तुम्हारी माँ जवानी में बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन मुझे अपनी माँ से इस कदर नफरत थी कि मुझे इस मुलाजमा की ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी। जब भी वो मुझे मेरी माँ में मिलाती तो मैं कोई ना कोई बर्तन उठाकर फेंकती और उससे कहती कि मुझे मेरी माँ में मत मिलाया करो। बेचारी नौकरानी सहम कर रह जाती और वापस बाहर भागती। मेरी नजर में मेरी माँ मेरी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिसने मुझे सारी जिंदगी एक कमरे में बंद रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि इस बात के पीछे क्या वजह थी, लेकिन इतना जरूर जानती ही कि अगर मेरी माँ चाहती तो मेरी जिंदगी दूसरों की तरह अच्छी होती। मैं भी बाहर की दुनिया के मजे लूट सकती। मुझे अपने आप से ज्यादा मुलाजमा की जिंदगी पसंद थी, जो कम से कम खुलकर सांस तो ले सकती थी। मैं तो एक कमरे में घुट घुट कर जी रही थी। मैं जब भी आईने में अपना आप खूबसूरत चेहरा देखती तो मुझे अपने हुस्न से ज्यादा अपनी किस्मत की बदसूरती दिखाई देती। दिल चाहता कि इस शीशे को ही तोड़ दूं। ऐसे हुस्न का क्या फायदा जिसे सवाई मेरी माँ और एक मुलाजमा के कभी किसी ने नहीं देखा था। सराहना तो बहुत दूर की बात थी। अब जब मैं कमरे से बाहर निकल आई थी तो मैं इस मौका को गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहले तो ऊपर के सारे कमरों का जायजा लिया और मुझे अंदाजा हुआ कि सारे कमरे एक जैसे ही बने हैं, बस उनमें रखी चीजें बहुत ही कीमती और खूबसूरत हैं।
जबकि मेरे कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी। एक कमरे में बहुत सारी लड़कियां तैयार हो रही थीं और बाकी कमरों में बिस्तर लगे हुए थे। वो लड़कियां क्यों तैयार हो रही थीं और क्या काम करने वाली थी, मुझे इसकी भी खबर नहीं थी। मैंने बहुत चालाकी से खुद को सबकी नजरों से छुपाया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जीना उतरी थी जहां से आवाजें आ रही थी। ये आवाजें हर रात मेरे दिल में न सिर्फ तजस्सुस पैदा करती हैं, बल्कि इन आवाजों के पीछे कौन लोग हैं ये देखने को भी मेरा दिल मचलता था। और आज वो मौका आ गया था जब मैं इन लोगों को देख सकती थी। दबे पांव सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे चली आई थी और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि नीचे एक बड़ा सा हाल था जहां बहुत सारे मर्द बैठे थे, तकरीबन सभी शराब और शबाब के नशे में चूर थे। इन सब के बीच मेरी माँ रक्स करने में मशरूफ थी। शर्मोहया मेरी माँ को छूकर भी नहीं गुजरी थी। मेरी माँ का लिबास देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। इस वक्त तक मुझे सही तरह से ये भी मालूम नहीं था कि तवाइफ क्या होती है और इस हवेली में रात भर कैसी महफिल सजती है। मैं जब भी गाने बजाने की आवाज सुनती और अपनी माँ से पूछती कि ये सब क्या है, तो मेरी माँ बस यही कहती कि नीचे महफिल सजी है, और इससे ज्यादा वो कुछ ना बता पाती। आज मैंने अपनी आंखों से ये सब भी देख लिया था कि मेरी माँ महफिल किसे कहती थी। मेरी नजर में ये बेशर्मी थी और कुछ भी नहीं। अपनी माँ से नफरत तो मुझे पहले ही थी, आज घुन का एहसास हो रहा था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी माँ इस कदर बुरा काम करती होगी। अब मुझे पता चला था कि तवाइफ क्या होती है और खुद भी जिल्लत का एहसास हो रहा था कि मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं एक पिलर के पीछे छुपी अपनी माँ को गैर मर्दों के आगे अपने हुस्न के जलवे बखेरते देख रही थी कि जब भी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं उछल पड़ी। शायद मेरी चोरी पकड़ी गई थी। ये सोचकर मेरा दिल धक से बैठ गया। मैं दोबारा इसी चार दीवारी में कैद हो जाऊंगी जहां से आज मैं बहुत सालों बाद मौका पाकर निकली थी। इससे पहले कि मेरे हलक से चीख बरामद होती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख का गला घोंट दिया। मैंने फटी फटी आंखों से देखा तो वो एक अधेड़ उम्र वर्ग मर्द था जो बड़ी हैरानी से मुझे देखते हुए कह रहा था कि तुम मेरी बेटी हो। इसके अंदाज में अजीब वालहनापन था, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो या फिर मुझे देखकर हैरत ज़दा हो। इसने जबरदस्ती खींचकर मुझे अपने गले से लगा लिया और मैं हक्का बक्का रह गई। इसने मुझे इतना कसकर भैंचा था कि मेरा सांस रुकने लगा था। बस यही लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहा था कि तुम मेरी बेटी हो। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह कमरे से बाहर निकलते ही मुझे मेरा बाप मिल जाएगा। मेरा बाप कौन था, इसका क्या नाम था, मुझे पैदा करके वो यहाँ मेरी माँ के हवाले क्यों छोड़ गया था। ये वो सारे सवाल थे जो मैंने न जाने कितनी दफा सोचे थे। आज जब ये शख्स मुझे अपनी बेटी कह रहा था तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेरा बाप है, लेकिन मुझे सीने से लगाए वो बार बार कह रहा था कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, तो मेरे साथ चलो। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया। इसने मेरे मुंह से हाथ हटाया लेकिन इशारे से समझाया कि चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें सबूत भी दिखा दूंगा, लेकिन अगर तुम यहीं रही तो ये लोग तुम्हें भी इस गंदगी में धकेल देंगे। मैंने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा जो रक्स में इस कदर महू थी कि इसे इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। वहां मौजूद मर्द इस पर पैसा लुटा रहे थे और एक अधेड़ उम्र की औरत वो पैसा समेटने में मसरूफ थी। मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी, इस मौका पर इसने मुझे इस बात पर राजी कर लिया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस आदमी की बात पर भरोसा कर लूं। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि बिना अपनी माँ को कुछ भी बताए मैं इस आदमी के साथ इस हवेली से निकल पड़ी। इस आदमी ने मुझे बड़ी खामोशी से अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां से बाहर निकल आए थे। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। काफी देर बाद हम एक बहुत बड़े बंगले पर पहुंच गए थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैंने गलती कर दी है। कम से कम मुझे यहाँ से आने से पहले अपनी माँ को बताना चाहिए था। मैंने आज तक कभी दुनिया को देखा ही कब था जो मैं एक गैर आदमी पर भरोसा करके यहाँ चली आई थी। इसके कह देने से क्या होता है कि वो मेरा बाप है। पता नहीं वो कौन था और महफिल में क्यों आया था। शायद वो भी कोई गाहक ही था। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इन्हीं सोचों में गर्क थी कि वो आदमी बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहने लगा, मुझे तुम्हारा नाम
तो नहीं मालूम, ना ही मुझे तुम्हारे नाम का पता है, लेकिन बेटी चलो ये तुम्हारा घर ही है। मैं इतना आलीशान बंगला हैरत से देख रही थी। फिर मैंने इसे बताया कि मेरा नाम पलवैया है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, चलो पलवैया, अंदर जाकर तुम्हें यकीन आ जाएगा, मैं कोई गैर नहीं हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर बंगले में दाखिल हुआ और एक कमरे में ले गया। इस कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां मेरी बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा थी, जिनमें मैं पूरी तरह खुलकर मुस्कुरा रही थी। मेरे वजूद पर जर्क बर्क लिबास थे। मैं हैरत से इन रंगीन तस्वीर को देख रही थी। इससे पहले कि मेरा ध्यान अपनी इन खूबसूरत तस्वीर पर से हटता, मैं इस आदमी से तस्वीर के मुतल्लक कोई सवाल करती। मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई और जब मैंने पलट कर देखा, वो आदमी मुझे इस कमरे में बंद करके जा चुका था। मैंने जल्दी से दरवाजा जाकर खोलने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा बाहर से लॉक था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में पहुंच चुकी थी। ये आदमी कौन था? मुझे यहाँ क्यों लाया था? मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मैंने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। तो ये शख्स सच में मेरा बाप था। अगर ये मेरा बाप था तो इसने मुझे बंद क्यों किया था? मेरी इतनी सारी तस्वीर यहाँ कैसे आई? दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगी थी और मेरा सर चकरा गया। मैं वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं आसमान से गिरी खजूर में अटकी थी, बल्कि शायद अब की बार मैं किसी गहरी खाई में गिरी थी। कई घंटों तक मैं चीखती चलाती रही थी, लेकिन किसी पर कोई असर न हुआ था। ना ही कमरे का दरवाजा खोला गया था। कमरे में खिड़की नहीं थी, इसलिए मुझे वक्त का भी अंदाजा नहीं हुआ। अलबत्ता रोशनदान से आती सूरज की रोशनी ने मुझे बताया कि रात बीत चुकी है और सुबह हो चुकी है। मैं सोचने लगी तो मेरी माँ इस वक्त रोज मेरे कमरे में आती है। वो मेरे कमरे में मुझे तलाश कर रही होंगी। जब मैं इन्हें नहीं मिलूंगी तो वो मुझे तलाश करने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरी माँ मुझे कैसे ढूंढ सकती है? मैंने पीछे से कोई निशान भी तो नहीं छोड़ा था। वो आदमी मुझे इतनी खामोशी से अपने जाल में फंसा कर यहाँ तक लाया था कि मैं बेवकूफों की तरह चली आई थी। ना ही मुझे दुनिया की समझ आई, ना मुझे इस आदमी की चालबाजी समझ आई। यूं ही रोते रोते मेरी आंख लग गई और फिर दरवाजा खुलने की आवाज पर मैं उठी। एक लंबी चौड़ी औरत अंदर दाखिल हुई थी। इसने मेरे आगे खाना रख दिया। मैंने रोते हुए इसे पूछा कि मुझे यहाँ क्यों कैद किया गया है? मुझे लाने वाला आदमी कौन है? इस औरत ने बड़ी आराम से कहा कि वो यहाँ की मुलाजमा है। इसे मालिक के किसी मामले में कुछ भी नहीं पता। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े और इसे कहा कि मुझे आजाद करवा दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इस औरत ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, यहाँ आने वाली हर लड़की यही कहती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुद यहाँ की आदी हो जाती है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि वो आदमी यहाँ हर थोड़े दिन बाद किसी लड़की को लाया करता था। मैंने इस औरत से पूछा कि तुम्हारा मालिक यहाँ लड़कियों को क्यों लाता है और मेरी ये तस्वीर यहाँ क्यों लगी हुई है? ये सुनकर वो औरत कहने लगी, तो ये तस्वीर तो सालों से यहाँ लगी है, जब से वो इस बंगले में नौकरी कर रही है। और मालिक यहाँ लड़कियों को क्यों लाता है, इस बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। अलबत्ता वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर वो वापस दरवाजा लॉक करके चली गई और मैं सोचने पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। इन सवालों का जवाब मुझे वो इस आदमी ही दे सकता था जिसने खुद को मेरा बाप कहा था। लेकिन 2 दिन गुजर जाने पर वो मेरे पास नहीं आया और फिर एक रोज मौका देखकर मैंने इस खाना लाने वाली औरत के सर पर गुलदान दे मारा और वहां से भागने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में काफी हद तक कामयाब हुई थी, लेकिन बिरौनी दरवाजे पर पहुंचने पर गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया, मुझे वापस इसी कमरे में पहुंचा दिया और शायद इस आदमी को इत्तला कर दी गई थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो मेरे पास पहुंच गया था। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। वो सुर्ख चेहरा लिए मेरे सामने बैठा था। मुझसे पूछ रहा था कि मैंने ये हरकत क्यों की है। इस मुलाजमा का काफी हद खून बह चुका था और सर पर टांके भी लगे थे। मैंने रोते हुए इसे कहा कि तुम मेरे बाप नहीं हो। अगर तुम मेरे बाप होते तो मेरे साथ वो सलूक ना करते जो सारी जिंदगी मेरी माँ ने किया है। तुमने मुझे यहाँ ला कर कैद कर दिया। अब पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो आदमी कहने लगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ कैद भी इसीलिए किया है ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम्हारी माँ दीवानों की तरह तुम्हें तलाश कर रही है। अगर वो तुम तक पहुंच गई तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी वही होगा जो तुम्हारी माँ का है।
मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल देना चाहता हूँ। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ। एक दफा फिर मुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ा था। मैं चीखें मार मार के रोने लगी। अक्सर ऐसा ही दौरा मुझे पहले भी पड़ता था। मेरी हालत देखकर वो आज मेरे पास ही बैठ गया और कहने लगा, मुझ पर भरोसा रखो पलवैया, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। सालों से मुझे तुम्हारी तलाश थी और अब जाकर कुदरत ने हम दोनों को मिलवाया है। तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। मैंने रोते हुए इससे कहा कि जो बात भी है मुझे सच सच बता दो। अगर तुम मेरे बाप हो तो मुझे छोड़कर क्यों गए थे? मुझे तो लगता है कि तुम भी मुझे बेचने का इरादा रखते हो। ऐसी महफिल में आने वाले मर्द नेक और पाकबाज तो नहीं हो सकते। और फिर यहाँ की मुलाजमा ने खुद मुझे बताया है कि तुम अक्सर यहाँ लड़कियों को लेकर आते हो। यकीनन तुम भी वही काम करते हो जो मेरी माँ करती है। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। वो सर झुकाए कहने लगा, मेरा नाम रजा है और मैं एक अय्याश किस्म का लड़का था। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैं खानदानी जमींदार था और इसी पैसे और अय्याशी ने मुझे कोठे पर पहुंचा दिया। लेकिन मेरी किस्मत की ये पहली रात मुझे तुम्हारी माँ मिल गई। मैंने तुम्हारी माँ को खरीद लिया और इसे रात गुजारने के लिए अपनी हवेली में ले आया। तुम्हारी माँ न सिर्फ जवान और खूबसूरत थी बल्कि इसमें ऐसा जादू था वो किसी का भी दिल जीत सकती थी। मैं अब भी तुम्हारी माँ के हाथों में हार गया। इस रात के बाद मैंने हर रात तुम्हारी माँ को खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारी माँ पर सिर्फ मेरा हक हो गया। और फिर एक वक्त आया कि मैंने जब तुम्हारी माँ को शादी के लिए प्रपोज किया और इसे बड़ी कीमत देकर खरीद लिया। फिर तुम्हारी माँ से निकाह करके इसे अपनी हवेली में ले आया। अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा इसके हवाले किया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है। मेरी आधी जायदाद अपने नाम करवाते ही इसने मुझसे तलाक ले ली और वापस इसी कोठे पर चली गई। और मुझे पता बाद में चला कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। वो अपनी माँ के साथ मिलकर ये कारोबार चला रही थी और मुझ जैसे अमीरजादों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ऐसे ही लौटती और फिर शादी के नाम पर पूरी तरह इन्हें कंगाल कर देती। मैं तुम्हारी माँ को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन इसने बहुत जोर जबरदस्ती से मुझसे तलाक ली थी। कुछ दिन तो इसकी मोहब्बत में मैं अस्पताल में भी पड़ा रहा और फिर जब मुझे कुछ होश आया तो मैं दोबारा से कोठे के चक्कर काटने लगा। लेकिन तुम्हारी माँ नजर बढ़कर भी मुझे ना देखती और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ अमीर से है। ये खबर मिलते ही मैं पूरी तरह दीवाना हो गया। लेकिन फिर तुम्हारी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई और मैं कोठे के चक्कर लगाता ही रह गया। लेकिन मुझे पता न चल सका कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। साल भर बाद तुम्हारी माँ जब कोठे की रौनक बढ़ाने वापस लौटी तब मैंने इससे तुम्हारे बारे में बहुत सवाल किए लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। ये बताया कि हमारी औलाद के साथ क्या हुआ है। मैं हर दूसरे दिन कोठे पर पहुंच जाता, कभी तुम्हारी माँ को देखकर अपनी पुरानी मोहब्बत का जख्म महसूस करता तो कभी ये जानने की कोशिश करता कि इसने मेरी औलाद के साथ क्या किया है। और फिर कई सालों बाद एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि हमारी एक बेटी है और वो किसी महफूज मुकाम पर है। ये सुनकर मैं बहुत बेचैन हो गया और तुमसे मिलने की बात की तो इसने मुझसे पैसों का तकाजा किया और फिर वो हर महीना तुम्हारी कफालत के नाम पर मुझसे पैसा लेती रही लेकिन मुझे तुमसे ना मिलने दिया। मैं इतना भी ना जान सका कि मेरी एक बेटी है जो हूबहू अपनी माँ की जैसी है। मैं जब भी तुम्हारी तस्वीर मांगता तो तुम्हारी माँ यही कहती कि मेरा चेहरा देख लो, तुम्हारी बेटी के नकूश बिल्कुल ऐसे ही है, वो मेरी तरह ही खूबसूरत है। ये कहते ही तुम्हारी माँ मगरूर हो जाती और मैं दिल में सोच कर रह जाता। मैं सालों से हर महीना लाख रुपए तुम्हारी खर्चा दे रहा था फिर भी तुम्हें देखने को तरसता था और इस रात भी मैं तुम्हारा खर्चा देने के लिए ही कोठे पर आया था। तो जब कुदरत ने मुझे तुमसे मिलवा दिया, शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें खामोशी से वहां से निकाल लाया था। तुम्हारी माँ तुम्हें सिर्फ एक एटीएम कार्ड की तरह यूज कर रही थी जिसे इस्तेमाल करके वो जब चाहे जितना चाहे पैसा निकाल सकती थी। मैं यहाँ तुम्हें छोड़ कर गया तो फिर इसलिए वापस ना आया क्योंकि तुम्हारी माँ का पहला शक मुझ पर ही जाना था। इसलिए मैं अपने दूसरे घर में था और तुमसे दूर था। मैंने सोचा कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा लेकिन मुनासिब मौका ही ना मिल सका। और आज जब गौर ने बताया कि तुमने भागने की कोशिश की है तो मैं मजबूरन यहाँ आया हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करती रही और एक वक्त आएगा जब वो बुरी हो जाएगी और अपनी जगह तुम्हें कोठे पर बिठा देगी। और ये बात मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सारी तस्वीर जो इस बंगले में लगी हुई हैं ये दरअसल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की है जो हूबहू
तुम इसके जैसी हो और इतनी ज्यादा मिलती हो कि तुम भी इन तस्वीर को देखकर धोखा खा गई हो। ये कहकर वो शख्स खामोश हो गया और मैं हैरत से इसे देख रही थी। क्या कोई किसी से ऐसी मोहब्बत भी कर सकता है कि सालों बाद ही इसे देखने को तरसता हो? क्या मेरा बाप मुझसे इतना मुखलिस था कि मेरी खातिर अब तक मेरी माँ को मेरा खर्चा दे रहा था, जबकि इसने कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी? मैं बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी। फिर मैंने अपने बाप से पूछा कि वो लड़कियां कौन थी जिन्हें आप यहाँ लाते हो। तो मेरे अब्बा ने बताया कि वो लड़कियां दरअसल कोठे से ही तलक रखती हैं, लेकिन इन्हें जबरदस्ती कोठे पर बैठाने की कोशिश की जाती है। तो मेरे अब्बा इन्हें खरीद कर यहाँ लाते और फिर कुछ दिन यहाँ रखने के बाद किसी महफूज तरीके से इन्हें आजाद करवा देते। मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं 2-3 साल इसी तरह इस बंगले में गुजार लूं, ताकि एक दफा मैं कानूनी तौर पर बालग हो जाऊं तो वो मुझे मेरी माँ के चंगुल से आसानी से निकाल सके, क्योंकि अभी मैं बालग नहीं थी। इसलिए मेरी माँ मेरे बाप पर किसी भी तरह का केस बना सकती थी। मेरे बाप के आंसू और इसके चेहरे की सच्चाई ने मुझे इस पर एतबार करने पर मजबूर कर दिया था। जब मैंने अपने बाप को गले से लगाया तो खुशी से वो रो पड़े और कहने लगे कि तुम इस बंगले में कैद नहीं हो, बल्कि जैसे चाहे घूम फिर सकती हो। अलबत्ता बाहर मत जाना, वरना मुसीबत हो सकती है। मैं कभी भी तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर अब्बा मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि न सिर्फ मुझे एक इज्जत वाली जिंदगी मिल गई थी, बल्कि बाप का नाम और तहफ्फुज़ भी मिला था। इस कोठे में मेरा दम घुटता था, लेकिन इस चार दीवारी में मैं बहुत खुश थी। अक्सर ही मेरे अब्बा यहाँ किसी न किसी लड़की को लेकर आते और फिर इसे आजाद कर देते और मुझे खुशी का एहसास होता। जल्द ही मैं 18 साल की होने वाली थी और इसके बाद मुझ पर हर किस्म की पाबंदी खत्म हो जाएगी। मैं खुलेआम अपने बाप के साथ रह सकूंगी और मुझे अपनी माँ का खौफ भी नहीं होगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि कुछ औरतें किस तरह अपने घर को बर्बाद करती हैं और अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी को आग लगा देती हैं। अगर मेरी माँ चाहती तो मेरे बाप के साथ एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार सकती थी और उसे पैसों की भी कोई कमी ना थी, लेकिन हवस में आकर मेरी माँ ने अपने आप को न सिर्फ बेआबरू किया, बल्कि सारी जिंदगी के लिए खुद को बेमोल कर दिया था। क्या आपने भी ऐसी माएँ देखी हैं जो दौलत और पैसे के लिए अपनी औलाद को भी नहीं बख्शती? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और इस तरह की ऑल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।